हेलो दोस्तों, तो आपको क्या पता है कि प्रोक्यूरमेंट टू पे प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं एंड अब जब ऑडिट करने जा रहे हो, आपको क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं लेके आऊँगा इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो, बट डिटेल्ड वीडियो से पहले पता है क्या? आपको ज़रूरत है इसके एक ओवरव्यू की, कि इसमें इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसमें सब एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती हैं। तो मैंने उसके लिए एक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाई देखो, आपको करना क्या है, देखो ये वीडियो 2 फॉर्म में आएगी। ये वीडियो लॉन्ग फॉर्म भी डलेगी जिसमें पूरा 6-7 मिनट का पूरी वीडियो होगी, प्लस आई विल आल्सो ब्रेक इंटू शॉर्ट्स, ठीक है? क्योंकि रीच नहीं आती यार, आप लोग रीच नहीं दे रहे हो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? व्यूज थोड़े से दो यार, थोड़े से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, एटलीस्ट इफ देयर आर व्यूज सो आई वुड गेट मोटिवेटेड। चलो गाइस शुरू करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस प्रमोटिंग दिस चैनल। चलो ठीक है। P2P, प्रोक्यूरमेंट टू पे, इसमें क्या क्या होता है? एक्टिविटी स्टार्ट होती है कहाँ से? प्रोक्यूरमेंट प्लान एंड बजटिंग के पार्ट से, ठीक है? तो पहली चीज क्या है? प्रोक्यूरमेंट प्लान एंड बजटिंग। इसमें कुछ नहीं करना है। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, ओवरऑल ये एनालाइज करेगा, ये चीज चेक करेगा कि ओवरऑल हमें पूरे साल में एनुअली हमें प्लान क्या करना है, किस किस चीजों को प्रोक्योर करना है, उसके लिए बजट कितना लगेगा। सो दे आर जस्ट डूइंग इट। ये बहुत आपको ईजी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अभी जो इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी इसमें आपको प्रॉपर अच्छे समझ आएगा चीज कैसे होती है, जो एक फॉर्मल टर्म जो यूज होती है वो क्या होती है, ठीक है? तो ठीक है, प्रोक्यूरमेंट प्लान एंड बजटिंग वाला पार्ट हुआ एंड द सेम थिंग विल बी अप्रूव्ड। ये चीज अप्रूव होगी एंड अपलोड होगी आपकी ईआरपी में। अभी कैसे होगी, क्या होगा, ये भी हम अलग से डिटेल वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? लेट्स गो फर्दर। ठीक है, प्लान बन गया। प्लान के हिसाब से क्या होगा, परचेज रिक्विजिशन रेज किया जाएगा सिस्टम में। सिस्टम भी हो सकता है, छोटी कंपनी से मैनुअल भी होता है, जिसको हम बोलते हैं पीआर, परचेज रिक्विजिशन। ओके, समझ लो ऐसे, ठीक है? बेसिकली इट कैन बी आइदर बजटेड और अनबजटेड। अनबजटेड क्या हुआ, जो कि हमारा प्रोक्योरमेंट प्लान का पार्ट नहीं था, वो हो गया अनबजटेड। ये कुछ नहीं, एक तरह से रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे इतना मटेरियल चाहिए, रिक्वेस्ट रेज कर रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है? जैसे उसने प्लान बताया था, जैसे अनप्लान अगर कुछ आए तो ओके बॉस, परचेज इक्वेशन रेज हो गया। उसके बेस पे हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, वेंडर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर हमारे पहले से वेंडर है हम उनसे लेंगे, नहीं करता तो क्या करा जाएगा, वेंडर सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, या आरएफक्यू बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रेज करी जाएगी। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स आपको लगता है मार्केट में है या जिनका डेटा आपके पास है, उनको आप ये फ्लोट करोगे या आप इसे पब्लिश करोगे कहीं पे, उसके हिसाब से वेंडर्स आपको कोटेशन वगैरह भेजेंगे, जिसके बेस पे वेंडर सिलेक्ट करोगे। अगर ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें टेंडर रिक्वायर्ड है, तो उसमें टेंडर का प्रोसेस पूरा फॉलो करा जाएगा एंड इसको हम डिटेल में कवर करेंगे डिटेल वीडियो में। तो ठीक है, डिटेल एक्सपेक्ट मत करना इस वीडियो में, आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी कंसाइज मैनर, ठीक है? मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म को भी थोड़े थोड़े मतलब बता दिए, टर्म्स यूज होती है, ठीक है? वेंडर सिलेक्ट हो गया, उससे एग्रीमेंट करना है तो उससे एग्रीमेंट किया जाएगा, जो कि दोनों पार्टीज के ऑथराइज सिग्नेटरी साइन ऑफ होगा, ठीक है? अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्क। ओके, ठीक है। अब भाई वेंडर सिलेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट आ चुकी थी, अब क्या करना है, परचेज ऑर्डर रेज करना है। परचेज ऑर्डर भी बड़ी कंपनीज में हर जगह आजकल, तो हर जगह इट्स सिस्टमेटिक थिंग, जिसको हम बोलते हैं पीओ। पीओ म्हणजे परचेज ऑर्डर, ठीक है? सिस्टम से रेज हो रहा है। अप्रूवल देखो, अप्रूवल हर केस में चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अप्रूवल के लिए मैं आपको एंड में बताऊंगा टर्म्स क्या केस होती है, ठीक है? वो भी आप तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। परचेज ऑर्डर आ गया, अप्रूव परचेज ऑर्डर रेज हो गया, जिसके बेस पे क्या होगा कि सामान हमने, वेंडर को परचेज ऑर्डर जाएगा, वेंडर सामान भेजेगा। यहाँ पे दो चीजों को बीच में लाना चाहूंगा। जैसे हम पीआर की बात की थी ना, पीआर जैसे रेज हो गया, तो उसके ऊपर एक चीज होती है कि ओपन पीआर की मॉनिटरिंग होती है, कि पीआर कब से रेज रखा है, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, वेंडर सिलेक्ट करा कि नहीं करा, पीओ रेज हुआ नहीं हुआ। तो मेन चीज क्या होती है, ओपन पीआर, जो पीआर रेज हुआ है यूजर की तरफ से, उसका कन्वर्जन पीओ में हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई डिपार्टमेंट तो रिक्वेस्ट रेज करे बैठा है, यहाँ पे पीओ ही नहीं बना। ठीक है, तो एक वो चीज चेक होती है। दूसरा, हम ओपन पीओ की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि भाई हमने परचेज ऑर्डर वेंडर को दे तो दिया, वेंडर ने सामान भेजा नहीं भेजा, तो उसके लिए क्या होता है, ओपन पीओ की मॉनिटरिंग भी टाइम टाइम चलती रहती है। इसमें देखते हैं कितने दिन से ओपन पड़ा है, कितने दिन से वेंडर को भेजा हुआ है, तो वो एक पार्ट और हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है भाई, पीओ रेज हो गया, पीओ आएगा, फिर पीओ मतलब पीओ वेंडर को जाएगा, उसके हिसाब से सामान आएगा। तो ये हो गया हमारा मटेरियल रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट, ये सब क्या होगा, क्वालिटी वगैरह हो गया, वो रिसीव करके जीआरएन करा जाएगा। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि हम अलग से कवर करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वीडियो अलग जुड़ाएंगे, उसमें आएगा पूरा कि कैसे वो रिसीव करें, क्या क्वालिटी चेक करें, सब करें, जीआरएन कैसे करें, ठीक है? जीआरएन गुड्स रिसिप्ट नोट, ठीक है? जो गुड्स आपके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं आने के बाद, ठीक है? वो इन्वेंट्री वाले करेंगे, हमको बस प्रोक्योरमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, भाई ये सामान आ गया है, क्वालिटी चेक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है। अब हमारा क्या काम है भाई, हमारा काम है, गुड्स आ गए, परचेज ऑर्डर हमने रेज करा हुआ था, ठीक है? और हमारा इनवॉइस आ गया वेंडर की तरफ से। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इनवॉइस इनवॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा, थ्री वे रिकंसिलेशन, जीआरएन का, पीओ का, इनवॉइस का, एंड दैट इज अ वेरी की थिंग। ये कंपनी में जो प्रोवाइड करने जाता है उसको पता होगा, थ्री वे रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चेक करना क्या चाहते हो इससे, कि भाई मेरा पीओ कितने क्वांटिटी का रेस किया था मैंने, कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी मेरे को रिसीव हुई है, मेरा इनवॉइस कितनी क्वांटिटी का है, मटेरियल सेम है कि नहीं, एवरीथिंग विल बी वेरीफाइड, रेट, क्वांटिटी, मटेरियल सब देखा जाता है। तो दैट इज द थ्री वे रिकंसिलेशन, जिसके बेस पे आप इनवॉइस को बुक कर दोगे। इनवॉइस बुक हो गया, इसके बेस पे क्या होगा, आपकी प्रोक्योरमेंट, वो आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। सो क्या हुआ, मैंने प्रोक्योरमेंट टू पे, प्रोक्योरमेंट करने गए, पेमेंट तक आ गए। चलो ठीक है, आप इतना समझ गए। इसमें क्या हुआ ना यार, जल्दी जल्दीबाजी में दो चीजें आपको बताना भूल गया।
और सही वीडियो के अंत तक भी आप आगे तो आपको चीज समझ आएगी। फिर जब हमने वेंडर ऊपर सिलेक्ट किया था ना, उसकी ऑनबोर्डिंग करनी होती है यार। तो ऑनबोर्डिंग कैसे होगी? वो सिस्टम में ऑनबोर्डिंग होगी, आपके ईआरपी जो भी हो आपके पास, इसके ऊपर एंड में बात करेंगे ईआरपी के ऊपर भी। ईआरपी जो भी आपके पास है उसमें आप वेंडर को रजिस्टर करोगे, उसका एक कोड बनाओगे जिसमें आप पीओ उसको पीओ जब रेज करोगे वो कोड डालोगे ना डिटेल लाइन की सारी। तो वेंडर ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस होता है, डिटेल वीडियो में सब समझाया जाएगा, अभी एक्सपेक्ट मत करें। उसी की तरह क्या होगा, जब पेमेंट हो जाएगी ना उसके बाद एक वेंडर का इवैल्यूएशन भी होता है पीरियोडिक बेसिस पे, एनुअल, सेमी एनुअल। इस बेस पे ना वेंडर को हम चेक करते हैं कि भाई वेंडर ने सही टाइम पे डिलीवरी करी नहीं करी, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करा नहीं करा। सो वी विल असेस एवरीथिंग। ठीक है, अब हमने नॉर्मल एक रूटीन प्रोसेस बात कर ली प्रोक्योरमेंट की, बट कुछ क्या होता है ना, कई बार होते हैं एक्सेप्शनल परचेज आती है, इमरजेंसी परचेज आ गई, अर्जेंट आ गई, भाई कौन पीओ रेस करे, क्या करे, हमें तो माल अभी के भी चाहिए, हम जाएंगे पीआर रेस करने, पीओ रेस करने, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अभी है अर्जेंट प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट। सो उस चीज में एक डिफरेंट प्रोसेस फॉलो होता है। दूसरा क्या होता है, पेटी कैश परचेज, जिसमें कि पूरा प्रोसेस जस्ट स्मॉल स्मॉल माइनर प्रोक्योरमेंट होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड पेटी कैश परचेजेस, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट पार्ट। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ मैंने जो लिखा है उसमें वी हैव कवर्ड एवरीथिंग और नॉट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर दैट ना कि आपको कुछ मिस आउट ना कर दूं मैं। ठीक है, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि ना आपको सिर्फ एक प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स क्या यूज होती हैं कंपनीज में। आपका कोई ना ऐसे आपको उल्लू नहीं बना पाएगा जब जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है ना, आपको ईआरपी का आइडिया होना चाहिए। ईआरपी कैसे यूज हो सकती है कंपनीज में? टैली हो सकता है, एसएपी हो सकता है, नेविजन हो सकता है, ऑरेकल हो सकता है, बट यूजुअली कंपनी, बड़ी कंपनी एसएपी यूज करती हैं, इंडिया की छोटी कंपनीज टैली यूज करती हैं, एंड कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होता है ईआरपीज में, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए होता है, तो वो नेविजन यूज करती हैं। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर आपको वीडियो चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ तक वीडियो में आया हो तो ही आपको ये बात पता है कि इसके ऊपर वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताएं जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है कि इस पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। ठीक है, ईआरपीज अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे कैसे होता है। क्यों मैं ईआरपी के बारे में बोल रहा हूँ? बिकॉज आपकी ना अप्रूवल्स, जो मैं आपको बोल रहा था अप्रूवल्स क्या होती हैं, चलो अप्रूवल पे बात कर लेते हैं। एक होता है डीओए, सीओए, एसओए, सेम थिंग डिफरेंट नेम। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, चार्ट ऑफ अथॉरिटी, सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ नहीं है, अप्रूवल मैट्रिक्स है, ये कौन क्या अप्रूव करेगा उसमें ये बताया जाता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपकी एसआईपी एसएपी के साथ कैसे है, आपके ईआरपी के साथ कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चीजें वेल अप्रूव हो रही नहीं हो रही जैसे अप्रूव होनी चाहिए। जो हमने डिफाइन करा अपने एसओए, डीओए, सीओए कहीं भी, वो हमारा ईआरपी में सही से इंटीग्रेट है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईआरपी में इंटीग्रेट नहीं है सो आइदर वी आर जस्ट इंश्योरिंग कि अप्रूवल्स मैनुअली भी हम ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वेरी वेरी की थिंग। ओके, देन विल जस्ट सी वन मोर थिंग। एक चीज होती है एसओडी ना, एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आर वी इंश्योरिंग कि एक प्रॉपर एक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट हर जगह पे है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आपको पता होना चाहिए, कहते हैं एसओडी, segregation of duties, so it should be also there in the different kind of processes. Let's see if we have anything else also. वैसे तो यही है, देखो यार, वैसे ही होता है ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। एंड ऑल्सो लाइक व्हेनेवर दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग कि वेंडर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स जो कंप्लायंस डिटेल्स हैं वो सही से ली जाएंगी, बैंक डिटेल्स, सीएससी डिटेल्स, एवरीथिंग। सो यही कुछ चीजें, बाकी डिटेल वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से बात करी जाएगी, एक एक प्रोसेस के ऊपर अच्छे से, पूरी डिटेल तरीके से। ठीक है ना, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बता दें अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें डिटेल वीडियो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने काफी काम उस पर कर लिया, बट मुझे वही चाहिए कि आप अगर देखने वाले हो, बिकॉज सीए वर्सेस सीए वीडियो मैंने डाली थी, 9 आवर्स लगे थे उसको बनाने में पूरे। ठीक है, जॉब के बाद तो 9 आवर्स निकालना बहुत टफ होता है, बट लिटरली मैंने वो बनाया एंड अभी 100 व्यूज भी नहीं आए उस पर, जिन्होंने देखे उनको बहुत अच्छी लग रही है। बट आई थिंक रीचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितने लोग देखना चाहते हैं, बट एज आई एम स्टिल ट्राइंग टू पुट माय एफर्ट्स यार, सिंपल सी बात है। मैं कर तो रहा हूँ, देखो मैं आगे भी करूंगा ही, पर वो भी अगर आपको देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लेट मी नो, बताए जरूर। ठीक है, इट्स ऑलवेज बूस्ट माय कॉन्फिडेंस कि अगर कोई देख रहा हो सब चीजें अच्छी लग रही है, और इवन इफ देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम माय साइड, ऑब्वियसली आई विल जस्ट ट्राई टू इंप्रूव माय सेल्फ एंड पुट सम मोर एफर्ट्स ऑन दैट। ओके, सो ये चीज है, बाकी लेट्स सी यू अराउंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।